आज ये जो समय है, इस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? करियर। बिकॉज अभी की अगर और प्रिसाइज करते हैं तो अभी एग्जाम्स होने वाले हैं, अभी सभी तरह के एग्जाम्स होंगे। मोस्टली करियर की शुरुआत हमारे यहाँ 12th के बाद मानी जाती है। 12th के एग्जाम होंगे, फिर आप में से कुछ ग्रेजुएशन के एग्जाम देंगे, कुछ मास्टर्स के एग्जाम देंगे। तो अक्सर इन बारे में जरूर बात की जाती है कि करियर के लिए क्या चुना जाए। अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं और आप इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं, या आप बायो वाले हैं, डॉक्टर्स के लिए जा सकते हैं, या फिर आगे हम ग्रेजुएट हो चुके हैं तो हम जॉब के लिए कैसे जा सकते हैं। इन बारे में बहुत सारी बातें की जाती है, बट इस बात को कभी ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है कि अगर करियर बनाना है तो कहां जाएं और जहां जा रहे हैं वो उसको कैसे चुने। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक सीए बनना है या मुझे एक अकाउंटेंट बनना है, तो अब अकाउंटिंग के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक इंस्टीट्यूट चुनते हैं कि वहां पर क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएगी और हम सीधा सीधा चले जाते हैं। जो चीज हम चाह रहे हैं वो हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है और क्यों नहीं मिल रही है। तो आज का ये पॉडकास्ट इस चीज को फोकस करेगा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं सीए दीपक पटेल। दीपक सर इस पूरी जर्नी को बहुत अच्छे से कर चुके हैं, बिकॉज ये एक स्टूडेंट भी रह चुके हैं जो आगे चल के एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल बने, साथ साथ ये आज एक टीचर भी है। तो ये बच्चों को करियर बनाना सिखा रहे हैं, ये एक प्रोफेशनल भी है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम दीपक सर से जानेंगे कि आखिर इस चीज को, जिसको हम करियर कहते हैं, आखिर कैसे समझा जाए और इसका रास्ता कैसे हो और किन लोगों का हाथ पकड़ना चाहिए और नहीं पकड़ना चाहिए, लाइक कैसे इंस्टीट्यूट हो और ये किस तरह से काम करेगा। सो वेरी वेरी वेलकम दीपक सर। पहले भी हम लोग एक दूसरे को काफी बिल्कुल जानते हैं और बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप न सिर्फ सीए हैं बल्कि एक टीचर भी हैं। और जनरली एक प्रोफेशनल से सीखना क्या होता है ये हम भी अपनी लाइफ में काफी देख चुके हैं। क्विकली इस चीज को चालू करते हैं बिल्कुल। कि सबसे पहले हमारे में आप क्या जोड़ना चाहें? मैं आपसे मतलब 3 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा आपसे फर्स्ट एसोसिएशन कब हुआ था, जब मुझे कुछ कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट थी। तो आपका क्योंकि इंस्टीट्यूट है तो इट्स अ परफेक्ट मैच कि आपके इंस्टीट्यूट से जो क्वालिटी ट्रेंड बच्चे निकल रहे हैं तो उनसे मैं इंटरेक्ट करूँ और जो सूटेबली फिट हो तो उसके हिसाब से फिर अपन उनको आगे बढ़ाएं। तो वहाँ से मेरा आपसे एसोसिएशन चालू हुआ था एंड इट हैज़ बीन मोर देन 3 ईयर्स। तो अपनी एक जर्नी और एक अपना फुलफिलमेंट अच्छे से रहा हुआ है ड्यूरिंग दिस पीरियड। इट हैज़ बीन अ ऑनर। इस बात को क्लियर करें कि यहाँ एंकर होने के अलावा मैं टैलीब्रेंस का डायरेक्टर भी हूँ। टैलीब्रेंस एक टीएनपी बेस्ड फर्म है और सर उसी के बारे में बात कर रहे थे जहाँ हम बच्चों को प्रोफेशनल बनाते हैं। ये बारे में हम लोग आगे ज़्यादा बात करेंगे बाद में कभी। फिलहाल की इस बात को आगे बढ़ाते हैं। सो आपके अंडर में अभी कितने जूनियर अकाउंटेंट आपके अंदर काम कर रहे हैं? मेरे अंदर टोटल 3 अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं। 3 में से 2 जो है वो मैंने टैलीब्रेंस से एक रेफरेंस मैंने रिक्वेस्ट की थी खुद सामने से चल के, क्योंकि बिकॉज आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा है तो आप मुझे एक फिल्टर लगा के शायद दे सकते हैं कि एक प्रॉपर कैंडिडेट्स क्या है जिसे मेरी रिक्वायरमेंट हो। एंड इट हैज़ टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड मिक्स ऑल्सो। तो काफ़ी 2-3 साल हो गए उनको मेरे साथ, तो वो प्रूव करता है। ओके, इनके बारे में थोड़ा सा आप नाम और कुछ बता सकें तो? बिल्कुल। जो सबसे पहला कैंडिडेट मैंने हायर किया था उनका नाम है राहुल निशान। तो वो भैया जो हैं वो बहुत थोड़े चुलबुले टाइप के अभी के जो लड़के रहते हैं, थोड़ा इधर उधर मस्ती वस्ती, बट हाँ लर्निंग में बहुत फास्ट है, एग्जीक्यूशन उनका बहुत फास्ट रहता है, नॉलेज बेस बहुत अच्छा है। और साथ में एक है मुकेश विश्वकर्मा, उनको मैंने हायर किया था। वो थोड़े शांत स्वभाव के हैं बट दोनों का काम बहुत बहुत अच्छा है और दोनों विलिंग रहते हैं कि कुछ ना कुछ जो भी सीखना है। तो डेली हमारे यहाँ लर्निंग प्रोसेस चलता है। सुबह हम लोग एक टीम मीट लेते हैं तो वो भी मुझे फीडबैक देते हैं, मैं उनको कुछ गाइडेंस देता हूँ। तो ऐसा हमारा डेली का लर्निंग और डेली वो विलिंग है कि उनको कुछ आगे बढ़ना है लाइफ में। सो दैट हैज़ बीन अ गुड जर्नी। और थर्ड वन जो मैंने हायर किया था वो मेरे सोर्सेज के थ्रू था, मतलब मेरे स्टूडेंट्स में से। तो वो भी बहुत अच्छा चल रहा है बट मेरे को काफ़ी मज़ा आया मतलब। जस्ट ऑन लाइट नोट, अक्सर समय सीए सैलरी नहीं देते तो? नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, एक मिसकंसेप्शन है, सीए सैलरी नहीं देता, ऐसा नहीं है। बात ये होती है कि शुरू में ना जब टेम्पररी फेज होता है तो हम श्योर नहीं है कि हमें आपको क्या देना चाहिए। तो शुरू के 1 मंथ हमारा एक एक्सपेक्टेशन है कि आप एक बार आ जाओ, जुड़ जाओ। अगर आप एक वैल्यूएबल कैंडिडेट हो तो कोई भी इंसान आपको एक वैल्यूएबल पैकेज देगा, क्योंकि अगर वो नहीं देगा तो आप चले ही जाओगे, तो उनको भी एक इनसिक्योरिटी रहेगी। बट आपको पहले आके एक बार एक विलिंगनेस टू लर्न की वर्ड प्रूव करनी पड़ेगी। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि आपको पूरा काम आ जाए, बट एक विलिंगनेस टू एक लर्न होता है ना कि भी हाँ मैं सीख के कर लूंगा, जवाबदारी ले लूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बढ़िया से काम करूंगा, जब जरूरत पड़े तो काम कर लो बढ़िया से,
पूरी जिम्मेदारी से, तो वो एक विलिंगनेस इंसान देखना चाह रहा है। वो जब उसको दिखती है तो 100% दे विल पे यू। जब अपन हायर करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आपके यहाँ भी 3 लोग हैं तो आज तक 3 ही इंटरव्यू हुए होंगे। नहीं, काफी इंटरव्यू ऑफिस है, तो दिक्कत क्या जाती है? मतलब जब कोई कैंडिडेट आता है, कहीं से भी आता है, इससे नॉर्मली अकाउंटिंग फील्ड के लिए जो आपके यहाँ, तो देखिए दिक्कत ये जाती है कि कई लोग, जैसे क्लास चल रही है, ठीक है, तो क्लास में एक लेवल तक उन्होंने पढ़ा, फिर क्लास के बाद एक गैप होता है, उसके बाद वो हमारे पास आते हैं। तो जो गैप का पीरियड है उसको उन्होंने प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया होता है। अब इस प्रॉपर यूटिलाइज आपको मैं थोड़ा इलेबोरेट करूंगा। देखिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन का मतलब ये क्लास खत्म होने के बाद ये नहीं कि आप पूरा छोड़ दोगे, तो वो जो गैप क्रिएट हो गया उसमें ना आपने कभी उसको उठाया चीजों को, उसके बाद आपको वो बुक्स अपनी रिकैप करनी, बार बार चीजों को प्रैक्टिस करना, जिस भी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो सकता है कि आपके पास मीन्स ना हो, तो स्टिल आप जैसे इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट कर लो कि मैं प्रैक्टिस के लिए यहाँ आ जाऊंगा, तो शायद इंस्टीट्यूट भी आपसे मतलब एक कोऑपरेटिव मैनर में चले, तो आपको वो कंटिन्यूटी मेंटेन करनी, वो आप गैप क्रिएट कर देते हो। तो फिर जैसे अभी कैंडिडेट मान लीजिए रॉ कैंडिडेट आपके पास आ गया कोई, ठीक है, तो ऑब्वियस ये चीजें प्रॉब्लम तो होती है। तो एक सजेशन क्या होना चाहिए कि जैसे आप स्टूडेंट को क्लासेस कर ली उसने, तो क्लासेस के ड्यूरिंग ही उसने इंटरव्यू देना चाहिए या क्लास खत्म होते ही इंटरव्यू दे देना चाहिए? सो देखिए, ऐसा क्लासेस जब चल रही है तो एक तो ये है कि क्लासेस के साथ भी दुनिया में 50 और चीजें बदल रही हैं साथों साथ, मतलब बहुत सारी चीजें एड ऑन भी होती है, तो हर चीज मतलब जरूरी नहीं है क्लास में कवर हो, बट इंसान को थोड़ा खुद क्यूरियस होना है, चीज़ों से अवेयर होना है कि दुनिया में क्या चल रहा है, थोड़ा करंट अफेयर से मतलब अवेयर है बच्चा, साथ में वो भले गैप ले बट गैप का यूटिलाइजेशन सही होना चाहिए। तो आपके हिसाब से कुछ ऐसे चीजें आप बताना चाहेंगे, जैसे कुछ यूट्यूब चैनल्स या जो बच्चों को देखने चाहिए? तो देखिए, एक तो जो एक एसेट योगी करके एक चैनल है, और मैं खैर उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट और भी ऐसे चैनल्स हैं, आप खुद सर्च करें जो भी की टर्म्स है। आप जैसे अकाउंटिंग है तो बच्चा क्या समझता है कि खाली मैं एक एंट्री पढ़ लिया तो वहां तक हो जाएगा, उसके अराउंड भी बहुत सारी चीजें, बिजनेस किस तरीके से काम करता है। अब जैसे मान लीजिए एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ठीक है, उसके साथ एक पार्टनरशिप फर्म है, एक उसके साथ कंपनी, तो ये वेराइटीज हो गई बिजनेस की। तो स्लाइड जो चेंजेस होते हैं तो वो अडेप्टेबल होना चाहिए कि हाँ यार मतलब मैं ये भी कर लूंगा, ज्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअली चीजें सेम है बट एक नाम का फर्क आ जाता है, तो वहां पे बच्चा थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। और उसके अलावा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा लॉ उनको देखना चाहिए, जो उनको ज्यादा कुछ नहीं रहता टफ, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जगा के थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो डेली का अगर आधा घंटा देते हैं, कुछ यूट्यूब वीडियोस देख लिया, साथ में सिर्फ एक और गलती, जब कोई बच्चा यूट्यूब वीडियो देखता भी है तो वो उस वीडियो का कंटेंट अपने अंदर नहीं ले रहे। कैसे? आप जब तक कॉपी पेन लेके नहीं बैठते हो, आपने खाली क्या किया, उसने प्रवचन बोला, आपने सुन लिया, कुछ इधर जा नहीं रहा है, ठीक है, फिर वो सब साफ हो जाएगा। आपको कॉपी पेन लेके बैठना, उसके ऊपर शॉर्ट नोट बनाते जाओ ना, वो क्या बोल रहा है, उसके कीवर्ड्स को लिखो, कई चीज आपको समझ में नहीं भी आएगी तो बाद में फिर उसके ऊपर रिसर्च करना। तो ये आपने क्या किया, कॉल टू एक्शन लिया। तो कॉल टू एक्शन जब आपने लिया, सपोज से उसने बोला कि जीएसटी के बारे में बोला कि जीएसटी के रिटर्न्स होते हैं 2 टाइप के, तो आप लिखो शब्द रिटर्न शब्द आपको पता है क्या मीनिंग, आपको नहीं पता, आप सिर्फ रट्टा मार के आ गए कि रिटर्न्स होता है, तो लिखो ना रिटर्न होता क्या है, फिर वो क्या डेट बोल रहा है, वो बोल रहा है 10 तारीख को और 20 तारीख को बोल रहा है, तो उसको लिखो, क्योंकि जो बोल रहा है आप सिर्फ सुन लिए हो तो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, बट आपने सिर्फ एक कॉल टू एक्शन किया कि आपने उसको लिख लिया, फिर वो आपके दिमाग में से कोई नहीं निकाल सकता। ये तो ठीक है, आप क्या है, इतना डेडिकेशन मुश्किल है। नहीं सर, डेडिकेशन नहीं है, सिर्फ एक हैबिट है कि वीडियो चालू कर रहे हो, अगर नॉलेज वाला वीडियो देख रहे हो, कॉपी पेन रफ कॉपी ले लो, कुछ भी जो बोल रहा है उसको गोदागादी करके लिख लो बस। मैं उस टाइप का बोल रहा हूँ। ये ठीक है, ये तो ऑब्वियस है, चलिए हम और इस बारे में भी बात करेंगे, पर मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आप सीए बन चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है और आपके नेचर से और जितना मैं आपको जानता हूँ, मुझे लगता है कि आप सिर्फ यही पढ़ते होंगे। कुछ ऐसे वीडियोज, लेकिन मैं अपने बारे में बताता हूँ, मुझे प्रमोशन बिल्कुल नहीं है, मुझे ध्रुव राठी के वीडियो बहुत पसंद है क्योंकि वेल रिसर्च्ड होते हैं और मैं अपने क्लासेस में भी दिखाता हूँ। इस तरह से कुछ और चैनल्स हैं, तो आप इनमें से किसी के बारे में बताना चाहेंगे? बच्चों को देखना चाहिए, मतलब नॉलेज भी मिल रही है, जैसे एक तारीख करके एक आता है ललन टॉप का, ठीक है, उसमें नॉलेज भी मिलती है और उसके बताने का तरीका इतना अच्छा है कि आप आराम से लगेगा कि हाँ कुछ एंजॉय भी हो गया। तो आप ऐसे कुछ बताना चाहेंगे बच्चों के लिए? देखिए यार, एक तो छोटा सा प्रमोशन मैं अपना ही कर लेता हूँ साथ में। हाँ, अरे तो देखिए, मेरा एक चैनल है जिस पर मैं जीएसटी का डिस्कशन करता हूँ, तो एक आप मेरा चैनल भी देख सकते हो इफ यू वांट। मेरा खुद के नाम से दीपक पटेल के नाम से चैनल है, उस पर जीएसटी के ऊपर डिस्कशंस होते हैं। तो आप सबसे पहले तो मैं मतलब मेहनत करूंगा तो आप देखिएगा पहले तो ये है।
और उसके अलावा देखिए मतलब आप मल्टीपल टॉपिक्स के अराउंड चलिए, जैसे बिजनेस के ऊपर जो चीजें चलती हैं उनके 4-5 जो टॉप चैनल्स होते हैं उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। जैसे एक अभी न्यू जो चैनल बनाते हैं उनका जो है कंटेंट वो थ्रू आउट द कंट्री वाइड रहता है, मतलब वो पेट्रियोटिज्म प्लस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे चलते हैं। तो वो मतलब बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस उठाते हैं, मतलब वो किसी पे एलिगेशन नहीं लगाते बट वो क्वेश्चनिंग करते हैं जो एक जेन्युइन क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, तो उसका बहुत अच्छा मेरे को लगता है। और एक ये चीज बहुत अच्छी बोली आपने। एक्चुअली बीइंग अ टीचर मैं इस बात को लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता हूँ क्लास में कि स्टूडेंट्स को एक स्लोगन हम सब ये जानते हैं कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलेगा जितना मेहनत करने वाला ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स के साथ भी दिक्कत ऐसी होती है, हमेशा हमने देखा है कि वो सवाल नहीं करते। अब उसके बाद वो बोलते हैं कि सर समझ ही नहीं आया क्या पढ़ा गया सर। तो मैं हमेशा बोलता हूँ पूछोगे तो सीखोगे, नहीं तो यहीं बैठे रहोगे। तो ये चीज हमने बहुत अच्छी कही कि अभी न्यू जो चैनल के बारे में बताया कि वो लोग जो है बहुत सारी चीजों के बारे में पूछते हैं, तो स्टूडेंट्स को भी ये चीज पूछनी चाहिए। आप अपने क्लास में हो तो पूछो। करियर की जहाँ बात करें, करियर सिर्फ एक चीज से नहीं बनता। आप अपने इंस्टीट्यूट में चले जाते हो, वहां बैठ के घर आ जाते हो, तो इससे कोई करियर नहीं बनेगा। हम और सर से इस बारे में आगे जानेंगे। सर ये जो आप क्वेश्चन वाली बात बोल रहे हो ना, तो बच्चे क्या करते पूछते हैं लेकिन अपने दोस्त से पूछते हैं, तो भैया उनको एक चीज समझनी पड़ेगी कि दोस्त का और आपका मेंटल लेवल है वो सेम है, तो वो आपको ज्यादा वैल्यूएबल इनसाइट प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। रेदर आप एक सीनियर को साथ में रखिए, उनसे कंफर्टेबल होइए बैठ के, तो वो आपको हो सकता है कि थोड़ा अच्छा गाइडेंस दे पाए किसी भी मैटर्स को लेके। बिकॉज हम दोनों कॉमर्स रिलेटेड है, तो थोड़ा सा कॉमर्स में ही घुसते हैं। बिल्कुल सर। तो जैसे आपके अकाउंटेंट्स हैं, आपके यहाँ जूनियर्स हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिकली 6 पॉइंट्स ऐसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो क्या 6 चीजें आपको सीखनी चाहिए। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो एंट्रीज होती है, जो सबसे बेस अकाउंटिंग का वो है जर्नल एंट्रीज। बट एंट्रीज के पहले उसका जो और प्रायर आप जाएंगे तो वाउचर सबसे पहले एक अकाउंटेंट को समझने चाहिए, क्योंकि वाइड वैरायटी ऑफ वाउचर्स होते हैं। तो एक बार वो देखे चीजों को उठा के, और ये कोई ऐसे मुंह पे ऐसे लगाएगा नहीं आपके, आपको खुद ही उठा के उसको देखना पड़ेगा। उस पर समय लगाए, मतलब अकाउंटेंट थोड़ा अपना एनर्जी लगाए कि हाँ यार फाइलें पलटा के देख रहे हैं क्या फॉर्मेट है कैसा है, तो उससे एकदम वेल वर्स हो जाए कि वाउचर्स क्या क्या टाइप के होते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है एंट्री। एंट्री लेवल पे ऐसा होता है कि कई बार ना मतलब बच्चे रटने पे आ जाते हैं। ठीक है, मतलब तो आप उसको कितना भी सिखा दो, ठीक है, मतलब बच्चों का माइंडसेट अभी ऐसा हो चल रहा है कि आप उनको बोलोगे ना ये बिल्डिंग से कूद के वो नीचे गिरे तो सर फटेगा, तो वो फिर भी वो ऐसा मानते नहीं है चीजों को। मतलब वो ये तो लाइफ है, आपको अपन जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, अभी कई बच्चे ऐसे होंगे कि नहीं यार ये क्या बोल रहा है, जो भी व्हाटएवर, तो अब वो उसको क्या लाइफ सिखा देगी, मतलब उसके लिए लाइफ है जो उनको सिखा देगी सारी चीजें। बट ये है कि जो भी एंट्रीज वो मतलब वहां पे दिमाग में एक बार सोचें कि भाई ये ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन का सिंपल एक तरीका होता है कि उसको 2 भाग में स्प्लिट कर दो। 2 भाग में आप जब स्प्लिट करते हो आप पहले जज करो उसको कि कौन सा वाला भाग इंक्रीज हो रहा है, उसकी कैटेगरी क्या है, और डिक्रीज हो रहा है तो उसकी कैटेगरी क्या है, उसके हिसाब से जजमेंट लगाओ। क्या होता है थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, शुरू में हो सकता है कि आपकी स्पीड थोड़ी कम हो। ये तो वैसे ही हो गया ना सर, जैसे अपन गाड़ी चलाना सीखते हैं तो थोड़े दिन अपन सोचते हैं कि मैं पहले टर्न करूंगा, तो अपन टर्न करते सोचते हैं अब तो क्या है फोन भी चल रहा है, कुछ और भी चल रहा है, और अपने आप गाड़ी मुड़ जा रही है, तो वो क्या है रिफ्लेक्स एक्शन में धीरे धीरे आ जाएगा। बट शुरू में आपको उसके ऊपर स्लो होके थॉट देना है कि मैं क्यों इस एंट्री को पास कर रहा हूं, तो क्यों कर रहा हूं, 2 एलिमेंट क्या है, तो इतनी गहराई तक जाके उसको सोचा जाए। दैट इज मस्ट। पॉइंट 2 तो पॉइंट थर्ड स्किल। ठीक है, थर्ड स्किल। अब ये हो गया, 2 चीज हो गई, वाउचर हो गया, ये हो गया एंट्री हो गई। ठीक है, अब होता है इसके अराउंड ना बहुत सारे लॉ ऑपरेट करते हैं। देखिए एक होता है क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम से चीजें खत्म नहीं हो रही, आपको थर्ड पॉइंट ये है कि कंटिन्यूअस अपडेशन रखना है चीजों का। अब जैसे मान लीजिए आपका कोई बैच है जो लास्ट ईयर क्लियर हो गया, फिर इस साल का अभी कल बजट आया है, ठीक है, तो वो जो बजट में चीजें कुछ चेंज हुई है तो वो आपको एप्लीकेबल है। आप उसको एक बार समरी तो देखो, व्हाट्सएप फॉरवर्ड इतने आ जाते हैं हमारे पास, इतना कन्वीनियंस है, उसको खोल के 2 मिनट देखो ना जी कि क्या बोल रहा है, तो थोड़ा अपडेटेड रहिए। मतलब आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उससे अपडेटेड रहिए, क्या क्या चीजें काम कर रही है। प्लस ये कि उठ के जाइए डिपार्टमेंट्स वगैरह भी घूमते चले जाइए, कभी डिपार्टमेंट का एड्रेस ले लीजिए, वहाँ पे आजू बाजू सिविल लाइन्स में जैसे अपने यहाँ है वैसे हर सिटी में अलग अलग रहेगा, तो कभी डिपार्टमेंट जाके बैठ जाओ, वहाँ देखो क्या हो रहा है, तो वो जो आपको इनपुट मिलेगा ना वो आपको वहाँ पे बहुत वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होगा। एंड फोर्थ है कंप्यूटर स्किल में कुछ कंप्यूटर स्किल्स यार बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि देखिए सारा काम आज के डेट में कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, मैं आपको अपना इंस्टांस बताता हूँ। बचपन में मेरा बहुत इंक्लिनेशन रहा है कंप्यूटर से, तो बचपन में पूरा ऐसे खोल देता था फिर असेंबल करता था, उतना इंक्लिनेशन रहा है। तो आज मेरे को सीए प्रैक्टिस में वो नेक्स्ट लेवल एडवांटेज देता है। मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि किसी मतलब मेरे कोई काउंटर पार्ट है, उसको एक टास्क करने में अगर
3 दिन लगता है तो वो टास्क मैं 15 मिनट में करके दे सकता हूँ। तो आप गैप समझिए। तो ये मेरे पास एक यूनिक एडवांटेज है टाइमिंग का। तो ये टाइमिंग का एडवांटेज आप कंप्यूटर और उसकी नॉलेज से आप और ज्यादा गेन कर सकते हो। आपको एडवांस लेवल पे चीजें करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं सीए बनने के बाद एक ट्रिक फॉलो करता हूँ जो मैं आपसे मतलब ओपनली शेयर करता हूँ कि जैसे अपन यूट्यूब में गए, ठीक है, तो यूट्यूब पे अपन ने डाल दिया टॉप 10 फॉर्मूलाज ऑफ एक्सेल, ठीक है, तो अपन ने टॉप 10 फॉर्मूला डाल दिया, तो जो दिखा रहा है उसको साइड बाय साइड प्रैक्टिस कर ली। आज मैं 10 फार्मूला कर लिया, फिर मैंने सेकंड 10 फार्मूला कर लिया। इसमें कितना लगा? 10 मिनट लगा मेरा डेली का। और ये नियम था कि ऑफिस चालू होगा तो सबसे पहले ये काम करना है, ठीक है, तो उसके बिना काम आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये करते करते मेरे पास 1 मंथ के अंदर मासिव प्रैक्टिस हो गई। और यूट्यूब पे मेरे को पहला वही दिखाता है, उनके एल्गोरिथम चलता है, तो मेरे को फर्स्ट दिखाएगा कि हाँ यार मतलब ये डेली सुबह ये देखना चाह रहा है, तो उस टाइम पे मेरे उस फीड पे वही दिखता है, तो पहले मैं वो काम करता हूँ। तो 10-10 मिनट लगा के उसकी कंपाउंडिंग हो गया। आज ये लेवल गैप आ गया कि 15 मिनट्स वर्सेस 3 आवर्स एंड दैट आई कैन प्रूव, मतलब ये मैं दिखा सकता हूँ चाहे तो। उसके ऊपर कभी अपन एक और पॉडकास्ट कर लेंगे। और जैसे कुछ सॉफ्टवेयर टैली एक्सेल हो गया, उनमें कितना क्या सीखना चाहिए? सर देखिए, टैली का ना उस एक बच्चे को या किसी को भी मतलब जितने भी फीचर्स खुद के हाथ से ना मतलब पूरे निचोड़े हुए रहने चाहिए। अब वो समय तो खुद का ही लगाना पड़ेगा कभी, क्योंकि ग्रोथ भी तो आप ही की आ रही है। तो खुद का समय लगाना पड़ेगा। हर एक फीचर को ऐसा प्रोजेक्ट दो कि मतलब वो एकदम ऐसा आपके फिंगर टिप्स पर है, ठीक है। तो ये हो गया। पैरेलली आप टैली और एक्सेल को ऐसा साथ में चलाएंगे, और एक्सेल के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जैसे मेरा एक पर्सनल फेवरेट है कि बहुत सारा डेटा ऐसे हॉरिजॉन्टल में रहता है, तो अपन उसको वर्टिकल में कई बार डालना रहता है, तो उसमें लोग टाइम वेस्ट करते हैं। पेज स्पेशल सबसे जबरदस्त चीज है, वो सीखे। एक्सेल में लिंकिंग ऑफ सेल सीखा जाए कि पहले पेज में कुछ है तो उसका लिंक दूसरे में चले जा रहा है। ये बहुत बेसिक्स है लेकिन नहीं पता है लोगों को। तो हो गई बहुत सारी बातें, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हमने बातें करी। हम आते हैं अगेन अपने शुरुआत जिससे मैंने कही थी, करियर। एग्जाम्स होने वाले हैं 12th के बाद। तो अगर किसी को अकाउंटेंट बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को सीए बनना है, सबके अलग अलग करियर के चॉइसेस होते हैं। तो मेरा सवाल एकदम स्पेसिफिक पहला ये है कि अगर करियर चुनना है, क्योंकि अक्सर करियर दोस्तों से चुने जाते हैं या माँ बाप से चुने जाते हैं, ठीक है, खुद से कम चुने जाते हैं, ठीक है। हम कुछ ऐसे लोग हैं जिनको करियर खुद से चुनना और अच्छा ही करियर बनाया शायद। बट ये स्टूडेंट्स के लिए एक सवाल होगा, हमेशा ये रहता है, क्योंकि ये मैंने देखा है, मैं अगर साल में 2000 स्टूडेंट से मिल रहा हूँ तो 2000 में से 1990 ऐसे हैं जो कंफ्यूज्ड हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सो कुल मिला के मेरा ये सवाल है कि आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे करियर चुनते समय, क्या देखें? सर देखिए, जब मैं मतलब सीए चूज किया था तो मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि सीए क्या करता है। एक ऑडिट सब सुना था खाली हमने कि ऑडिट करता है, ऑडिट होती है दैट वी डोंट नो, ठीक है। इतना पता था कि अकाउंटिंग आनी चाहिए सुपरफिशियल लेवल पे, बट करनी नहीं है क्योंकि वो अकाउंटेंट करेगा। तो अब नहीं पता था कि एग्जैक्टली होता क्या है। वो जब कोर्स के अंदर आ गए तो चलो वो एक समय था। बट आज क्या है सर, देखिए सबके पास लिंक्डइन करके एक प्लेटफॉर्म है, उसको यूज करें। आपको अगर खुद को अगर नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस फील्ड में जाऊं, देखिए चुनने के 4-5 तरीके होते हैं। जैसे अपन कॉमर्स की बात कर लीजिए, चलिए कॉमर्स वाले बच्चों को थोड़ा फेवर पे डालते हैं। कॉमर्स में 4-5 ऑप्शन है उनके पास। एक तो ये है कि अगर आपको एम्बिशन लेना है तो आपको जो सबसे अच्छी डिग्री मिलती है, लोग तो खैर पैसों के बेसिस पे चुनते हैं कि भैया जहां पे ज्यादा रेवेन्यू आ जाए, बट वैसा नहीं होने वाला है। तो आप सब कुछ एक पेपर पे लिखिए, ठीक है, कि कहाँ पे ज्यादा रेवेन्यू है, कहाँ पे ज्यादा रिस्पेक्ट है। प्लस रिस्पेक्ट रेवेन्यू के बाद जब वो आप क्लियर कर लेते हो, वो कोर्स को, उस करियर को स्टार्ट करते हो, तो एक्चुअल में वहाँ पे वर्किंग कैसी होती है, क्या आप उस वर्किंग से अडेप्टेबल हो क्या, हाँ या ना, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा चीज़ों को। अब जैसे किसी ने मेरे को नहीं बताया था कि अब सीए के अंदर नेगोशिएशंस भी होते हैं, कम्युनिकेशन भी रहेंगे, मेरे को मल्टी सिटी मॉडल भी रहेगा, तो वो कोई बताता नहीं। आपको जाके एक बार पूछना पड़ेगा चीज़ों को कि क्या आपको वो चीज़ें सूट करेंगी या नहीं करेंगी। थोड़ा एक्सप्लोर करिए, लोगों से थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होइए, जाके बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बात नहीं कर पा रहे हो तो लिंक्डइन में जाके मैसेज करो, सामने से 100 लोगों करोगे तो रिप्लाई तो आएगा ही आएगा। वैसे भी अभी वाली जनरेशन डीएम्स में तो स्लाइड करी जाती है, तो वो कर सकते हैं। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको सीए बनना है तो सीए से बात करो। हाँ, हो सकता है आपके घर में कोई सीए नहीं है, ठीक है, आपके आसपास में कोई सीए नहीं है, तो लिंक्डइन जाइए। और अगर आप किसी सीए को जानते हैं तो ऑफिस टाइम पे नहीं, उनसे टाइम लीजिए, अलग से मिलिए। मतलब कुल मिला के करियर चुनने से पहले उस करियर में जो ऑलरेडी है उससे बात कीजिए। कम से कम 3-4 लोगों से, एक का पॉइंट ऑफ व्यू ना सुने, मल्टीपल लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सुने, तो एक फिर वो क्रक्स निकल के आएगा। सुने सबकी, करे खुद की। yes, yes. जैसा अभी तक हमने बात करी, बहुत अच्छी बातें रही कि करियर कैसे चुने। तो चले मैंने करियर चुना कि मुझे एक अकाउंटेंट बनना है, ठीक है। तो अब अकाउंटेंट बनने के लिए मुझे
एक इंस्टीट्यूट चुनना होगा। तो इंस्टीट्यूट चुनते समय मैं क्या देख सकता हूँ और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो इंसान जो देखता है वो सिंस कितने साल हो गए हैं वो सब तो देखता ही है, बेसिक्स। बट ये है कि एक तो एक जगह पर रिलाय ना करें, 5-7 अपने एरिया के आजू बाजू जहाँ तक आपकी रीच जा रही है, या थोड़ा और अपना एक्सटेंशन पे, जैसे मेरा अगर रेंज 5 किलोमीटर तो मेरे को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। मेरे को देखना चाहिए क्या कोई क्वालिटी इंस्टीट्यूट वहाँ पे अवेलेबल है, तो खुद रिसर्च कर लें। आजकल गूगल से देख सकते हैं, गूगल मैप्स वगैरह पे सबकी लिस्टिंग रहती है, रिव्यूज़ रहते हैं, सब कुछ रहता है, रिव्यूज़ वगैरह। तो उससे आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि हाँ यार, मेरे एरिया में ये 8-10 इंस्टीट्यूट वगैरह हैं। वहाँ जाए, उनसे मिले, उनका जो काउंसलर होता है उनसे बात करें, आपको एक वाइब आएगी जगह की कि क्या वाइब्स है, ठीक है। फिर अगर कोई दोस्त आपका वहाँ से पास आउट है तो उनसे बात कर सकते हैं कि क्या क्वालिटी रही, क्या व्यवहार रहा, ज्वाइन करने के बाद फुल वैल्यू ऐसा फील हुआ नहीं हुआ। बाकी जाके इंफ्रा भी एक मैटर करता है किसी भी इंस्टीट्यूट को, कि क्या इंफ्रा वो दे पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है, एक जगह पे 3 लोग बैठे तो कौन प्रैक्टिस करेगा, उसको कोई मतलब प्रैक्टिस आवर्स ही बहुत कम हो जाएंगे। तो मतलब अच्छा इंफ्रा होना चाहिए कि भाई 1-to-1 सिस्टम मिल रहा है, सिस्टम पे मतलब पूरा वो वेल वर्स हो जा रहे हैं, अपडेटेड सिस्टम्स वगैरह हो गए। फिर बात आती है फैकल्टीज़ की, बात रहती है तो फैकल्टीज़ का फीडबैक तो आप डेमो से बच्चा ले सकता है। अब क्वेश्चन अगर ये आता है कि डेमो में तो सामने वाले ने प्रिपेयर किया ही हुआ है, तो आपके लाइफ में अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आपका कभी ऐसा खटका हुआ है कि कभी क्लियर नहीं हुआ, उसको आपको रट्टा मारना पड़ा हो, तो आप उसको वो क्वेश्चन करिए ना यार। आप जनरली क्या करते हैं बच्चे कि स्टूडेंट्स अपने ही आप में डिस्कशन करते हैं कि मेरे मन में ये था, मुझे समझ में नहीं आया। तो वो चीज आप टीचर को कम्युनिकेट करो ना जी कि मुझे नहीं समझ में आया, कृपया करके समझाए। आप देखो वो किस तरीके से समझा रहे हैं, आपको फील आ जाएगा वहां पे। तो ये सब 4-5 पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आप फिर इवेल्युएट करें। सिर्फ दोस्तों के बोलने पर आ जाओ, दोस्तों का आपका इंटेलेक्चुअल लेवल सेम है, वो कोई ज्यादा खास इनपुट आपको दे नहीं पाएगा। rather गो टू सीनियर्स, मतलब वो आपकी शायद हेल्प कर सके। इसमें बुक्स का कितना रोल रहता है? मैंने अक्सर ये चीज देखी है कि कॉलेज स्कूल्स के बाद स्टूडेंट बुक्स को लेकर बहुत ज्यादा प्रेफरेंस पे नहीं रहते हैं कि अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, मान लीजिए आप सीए की क्लासेस के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ आपको बुक प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही है, तो इन दोनों में किसे चुने और क्यों? सर, जो बुक खुद की बना के प्रोवाइड करा रहा है उसको चुनना चाहिए, क्योंकि देखिए बुक एक मटेरियल है, मतलब जो एक टूल हो गया जिससे आप आगे बढ़ेंगे। तो वो जो टूल है वो सामने वाले ने खुद अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे बिल्ड किया है। अब वो कोई प्री डिफाइंड मटेरियल नहीं है, वो आप मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो वो इंस्टीट्यूट का कोई फैकल्टी जिसने आज 5 साल 10 साल पढ़ाया है तो उसने देखा कि हाँ बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक मानना है कि मैं अपने बच्चों को हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ाता हूँ। आई एम नॉट कंसर्न कि बच्चा इंग्लिश में कैसा, आई एम कंसर्न कि मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो उसके दिमाग में फिट हो जाए। अब वो जो लैंग्वेज में फिट हो रहा होगा मैं बोलने को रेडी हूँ। तो दैट इज द बेस्ट कि हिंदी इंग्लिश मिक्स। तो मेरी बुक्स का भी बहुत सारा पार्ट हिंदी इंग्लिश मिक्स में होता है। आई एम नॉट कंसर्न कि दूसरा टीचर उसको देख के क्या जज करेगा कि ये किस टाइप से बच्चों को लेके जा रहा है। यार इंग्लिश जो उसको सीखनी हो कि वो ठेका मैंने नहीं लिया था। मेरा ये था कि मैं उसको टेक्स्ट पढ़ाऊंगा, तो मैं टेक्स्ट जिस भाषा में समझ में आएगा, दिमाग में जाएगा, उस भाषा में उनको बताऊंगा। और तो जब मैं उसको इंग्लिश जबरदस्ती थोपने की कोशिश करूंगा तो मैं उसके लिए 2 कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा हूँ। एक तो मुझे उसको एक टॉपिक पढ़ाना, वो एक कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा जबरदस्ती लैंग्वेज बैरियर मैंने क्रिएट कर दिया। तो वो सारी चीजें होती है। तो वो एक टीचर का एक्सपीरियंस वहां पे दिखता है कि उसने बुक बनाई है, मटेरियल बनाया, उसने अपना पूरा एक्सपीरियंस वहां झोंक दिया है। तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग, मतलब वो आपके काम आएगा। और क्या तैयारी करनी चाहिए क्लास के बाहर? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट आते हैं, पढ़ाई करते हैं और घर जाने पर किताबें ऐसे फेंकते हैं जैसे भाई अब तो जेल से निकल के आए हैं, जेल से आजाद हो गए। अगले दिन जैसे टाइम हुआ फिर से जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। फिर बुक को खोजते हैं और आते हैं और उनसे पूछिए कि कल क्या पढ़ा था, कुछ तो पढ़ा था। तो अब उन स्टूडेंट को समझते हुए कि हाँ भाई वो ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देने वाले हैं, कम से कम कितने मिनट घर पे देने चाहिए क्या करने के लिए? पहले तो बच्चा ये डिसाइड कर ले कि उसको सक्सेसफुल बनना है कि नहीं बनना फ्यूचर में। अगर बनना है तो रास्ते अलग है, और नहीं बनना है तो आप मतलब जो वो कंटिन्यू कर रहे हैं वो करते रहे, कोई इशू नहीं है। और जो ये वाले बच्चे ना हम जो बाद में देख लेंगे उसकी कैपेसिटी नहीं होती देखने की, क्योंकि उसका विजन ही नहीं है। जो प्रैक्टिकल है, जो समझता है कि बाद में आप नहीं देख सकते हो किसी चीज़ों को, उसको अभी ही देखना पड़ेगा और अभी ही संभालना पड़ेगा, वही बच्चा लाइफ में आगे बढ़ेगा। जो ये डिसाइड करता है कि आज ही मैं उसको टेकन केयर ऑफ करूंगा। भाई तुम क्या भगवान हो कि एक साथ अचानक से ऐसा सर खुलेगा और आसमान से ऐसा रेस आ जाएगी और तुम अचानक से एक दिन रात को उठे, सुबह मतलब रात को सोए, सुबह उठ के मतलब तुम एकदम प्रोफेशनल बन गए। वो आपकी डेली की हैबिट्स है जो आप 10-10 मिनट देते हो, 15-15 मिनट, आधा घंटा दोगे, वो कंपाउंड होके आपकी जो सैलरीज है वो 5x 10x तक लेके दैट इज पॉसिबल इन एनी इंडस्ट्री। सुबह उठ के सजाम नहीं होने वाला,
एनवायरनमेंट का कितना बड़ा रोल रहता है? हालांकि हम लोग इस बारे में बहुत सारी बातें हमेशा होती रहती है, बट प्रिसाइजली एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है और कैसे खुद उससे बचे या उसे क्रिएट करें? मतलब ये लाइफ के एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं? हम प्रोफेशनल को ही लेके चलते हैं, प्रोफेशनलिज्म को। चलिए मैं उसको और थोड़ा स्पेसिफिक करता हूं। मैं यहाँ पर क्लास एनवायरनमेंट की ज्यादा बात करना चाहता हूँ। ठीक है, क्लास एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आपका टीचर कितना फ्रेंडली है आपसे, ही इज़ विलिंग टू टेक क्वेश्चंस और नॉट। आपको आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं, आपके जो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से कॉम्पिटिटिव है नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव है, फिर आप उसको देख के और कॉम्पिटिटिव होते हो, तो एक लेवल तक कॉम्पिटिशन अच्छा भी आपको आगे लेके जाएगा। जैसे मेरी क्लासेस में हमारे यहाँ 400 बच्चे थे, तो 400 बच्चों में इंस्टीट्यूट ने क्या कहता है, हर ट्यूसडे टेस्ट लेते थे, तो वहाँ पे हर ट्यूसडे जो टॉपर रहेंगे उनको सामने उनका नाम लिया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो वो एक अलग एम्फेसिस दिखता है कि हाँ यार मैं 400 के बीच में मैं फेमस हो जाऊंगा। तो मतलब वो पूरा एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और वही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो वहाँ दिखता था उसके कारण एक मन में आते कि नहीं यार मैं तो मजा दूंगा, मतलब आग लगा देंगे वैसे। लड़कियां हमें ज्यादा जानेंगी। हाँ सब कुछ। हाँ, लड़कियों से ज्यादा है कि यार मतलब नॉट जस्ट लड़कियां, मतलब जो भी आपके काउंटर पार्ट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान ना दे, अदरवाइज करियर में तबाही हो सकती है। क्लियर हो गया कि भाई एनवायरनमेंट हमेशा प्रोफेशनल होना चाहिए। आप पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए, थोड़ी मस्ती चलती है, लेकिन मस्ती में इतना ना डूब जाए कि पढ़ाई हुई नहीं, क्लास में पढ़ के क्या गए तो मस्ती कर ली क्लास में। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा आपकी वाली इस वाली बात पे, लाइफ में ना हर चीज जरूरी है। जैसे मैं मतलब खाली हर जगह मैं अपना एग्जांपल खाली कोट करना चाहता हूँ। जब मेरा सीए का क्लास चलता था, लोग बोलते कि सीए करते करते आपका लाइफ झंड है, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। यार ऐसा नहीं है, ठीक है, आप थोड़ा सिस्टमेटिक चलो। मैं तो अपने सीए के 2 दिन एग्जाम के 2 दिन पहले मूवीज भी गया हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड्स भी रही, हम लोग घूमने भी गए, सब कुछ है, बट मैनेज तरीके से। ऐसा नहीं कि आप कभी भी कुछ कर रहे हो, स्लाइट आपको प्रोफेशनलिज्म रखना पड़ेगा, बट आप लाइट रह सकते हो। अगर आप जैसे सपोज मंडे टू फ्राइडे अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, तो थोड़ी आप लिबर्टी ले ली कि आप सैटरडे को घूमने चले गए, बट ये नहीं कि मंडे को भी घूम रहे हो, ट्यूसडे को भी घूम रहे हो। भाई लाइफ में सिर्फ घूमना नहीं है ना। हाँ, जिनको घूमना है उनके लिए अच्छी बात है, बट सबको तो नहीं घूमना है। तो जो आप लाइफ में करना चाहते हो वो आप मंडे टू फ्राइडे एक पैटर्न फॉलो कर सकते हो। सैटरडे को माइंड थोड़ा लाइट रहता है आप लोग का, तो आप घूमने जाइए जिनके साथ जाना चाहिए, ठीक है। फिर आप संडे को और थोड़ा टाइम पास कर लीजिए, बट रोज नहीं होना चाहिए। एक और चीज देखी गई है कि जैसे मान लीजिए ग्रुप में 5 लोगों का ग्रुप है, तो आज मेरा मन कर रहा है तो मैं मूवी जाऊंगा, कल मेरे फ्रेंड का मन कर रहा है तो भी मैं उसके साथ वही सेम मूवी जा रहा हूँ, परसों तीसरे का मन कर रहा है वो नहीं था तो उसके साथ भी, मतलब वो सेम टू सेम आप टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं कर सकते। यू शुड लर्न टू से नो टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब फ्रेंड्स कई बार ना क्या है, सामने वाला ना फ्रेंड सबको थोड़ा मतलब ज्यादा ही टाइम वेस्ट करा देता है, तो आपको समझना पड़ेगा लाइफ में टाइम कम है, अभी तो और कम हो गया है, तो थोड़ा समझ के चलिए चीजों को। आप एंजॉय करिए थोड़ा अपने मन के लिए, थोड़ा सामने वाले का, बट ऐसा नहीं कि ग्रुप में 10-15 लोग हैं तो सबके मन का किए जा रहे हो, 10 लोगों का 10 दिन पूरा टाइम पास एंजॉय, फिर तो तुम एंजॉय करते रहो, लाइफ तुम्हारे मजे लेगी बाद में। टाइम मैनेजमेंट इसको कह सकते हैं कि हम लोग टाइम को प्रॉपर मैनेज किया जाए, आपको कब क्या करना है नहीं करना है। अभी हाल में मैंने एक AI टूल्स के बारे में भी देखा, चैट जीपीटी में भी ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि आप उससे पूछ सकते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट का स्टूडेंट हूँ, मुझे ये दिन में करना है, तो मेरा एक अच्छा टाइम टेबल बना के दो, तो वो भी पूरा टाइम टेबल बना के दे रहा है। तो भाई टाइम टेबल पहले हम लोग छोटे थे तो कागज में बनाते थे, फिर मम्मी लोग पापा देखते थे कि हाँ ये ठीक है, चलो इसको ऐसा चेंज कर दो, इसको ऐसा चेंज करो, तो तुमको हर संडे को ये मिलेगा, हर संडे छुट्टी मिलेगी। तो वो टाइम शेड्यूल काफी अच्छा होता था, मतलब उस चीज को भी आप बर्डन ले सकते हो या एक प्रॉपर रूटीन के रूप में ले सकते हो। तो उसको टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट के साथ आप आगे चले तो जो आपको चाहिए वो भी मिल जाएगा और जो आपको अभी चाहिए वो भी मिलेगा। तो इस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद सर टाइम वाले पॉइंट पे एक और चीज ऐड करनी है जो करियर में बहुत ज्यादा धमाकेदार चीज है। सर देखिए, जब तक बच्चा ना 12 तक रहता है उसको ना क्या है, हाफ डे और हाफ डे से भी कम काम करने की आदत है, और जैसे ही वो दुनिया में काम करना आएगा उसको फिर फुल डे काम करना पड़ेगा। तो उसको क्या झटका लग जाता है कि यार मैं कहाँ स्कूल 1 बजे फ्री हो जाता था, अब मेरे रात को सुबह से लेकर अंधेरा हो गया, अभी तक मैं फ्री नहीं हो पाया। भैया एक चीज समझ जाओ, 1-1 घंटा बढ़ाते जाओ काम का, तो 2-3 महीने में आप इतने ग्रिप हो जाओ कि आप सुबह से शाम तक उस टेबल पे बैठ पाओ। अदरवाइज नहीं तो सर क्या होता है, एक आदत रहती है कि 12 तक मैं हाफ डे फ्री हो जाऊँ, तो काम में क्या है सुबह से लेकर हाफ डे तक एनर्जी फुल है, जैसे ही लंच किया फिर वो आगे का नींद और पूरा माहौल, तो फिर वो सेकंड हाफ में वो अनप्रोडक्टिव जाता है। वैसा आप नहीं कर सकते हो, धीरे धीरे करके वो हैबिट पे भी जाना पड़ेगा कि भैया फुल डे काम करना है। और वो आपके घर में बड़े लोग अगर आप देखेंगे तो करते ही है ना, तो आपको धीरे से उस चीज में जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। यहाँ तक तो हमने बातें कर ली, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट चुना, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चुना, उसके बाद आपने ये चुना कि क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स हमने बातें कर ली। अब बात आ गई कि अब हमें जॉब चाहिए, तो जॉब चुनने के लिए क्या देखा। शुरू में आपने इस बारे में भी थोड़ा सा बताया था
कि जॉब ज्यादातर लोग जो है पैसे को देखकर करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ हम जानना चाहेंगे कि जॉब कैसे चुननी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। प्लीज। एक लड़के को मैं जानता था बहुत दिन पहले, शिवा नाम है उसका। वो एक बहुत बड़े नामी रेस्टोरेंट में यहाँ पर काम करता था। ठीक है। वो लड़का 3 साल वहां में काम किया। रेस्टोरेंट इतना बड़ा था कि वो 3 साल तक सिर्फ एक काम किया। ठीक है। वो 3 साल तक सिर्फ प्याज काटा। ठीक है। सुबह जाता था 8 बजे, शाम 12 घंटे की उसकी बेचारे की ड्यूटी थी। 8 से 8 वो प्याज काटता था। 3 साल तक वो प्याज काटा। वो प्याज काटने में इतना माहिर हो गया कि आंख बंद करके ही प्याज काटता था। लेकिन 3 साल के बाद जब वहां प्याज काटने की मशीन आ गई तो उसको पता चला कि मैं आलू भी नहीं छील सकता। अब वो एक रेस्टोरेंट में दोबारा जाता है, ये सच्ची घटना है। ये दूसरे एक रेस्टोरेंट में जाता है। अब वहां पर वो बताता है कि भाई मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ। तो और रेस्टोरेंट का नाम लेता है कि मैं वहां काम कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़े रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, बहुत कुछ आता होगा। फिर ठीक है भाई, सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी हो गई 15,000 रुपए फिक्स हो गई। ठीक है। अब बोला चलो ठीक है, लग जाओ काम में। तो सर प्याज कहाँ है? तो उसको तो प्याज काटना आ रहा था ना। तो मेरा ये इसमें पॉइंट था कि एक बड़ी मशीन का एक नट होने से जरूरी है कि आप एक छोटी मशीन का जो है वैल्यूएबल पार्ट बने। तो अब मैं यही चीज जो है आपसे एग्जांपल के साथ समझना चाहता हूँ कि जब आप कंपनी को चुनते हैं या अपनी जॉब को चुनते हैं तो किन चीजों को जो है फोकस करना चाहिए अपार्ट ऑफ सैलरी। सर देखिए, सबसे पहले कोई भी कैंडिडेट अगर स्टार्ट करता है, अपने करियर का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वहाँ पे उसको फिर अगेन वही कोचिंग, जैसे अपन ने कोचिंग चुनने वाली बात की थी, वैसे थोड़े से एफर्ट्स इनको अभी भी वापस से वैसे ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे जो जॉब ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने में। ठीक है। तो अपने एरिया में ही ढूंढिए। मतलब सबसे पहला चीज़ जो देखना चाहिए कि क्या आप वहाँ अप्रोच कर सकते हो। क्योंकि देखिए क्या होता है, शुरू में ना जो कैंडिडेट्स हैं वो ये देखते हैं कि हाँ यार जोश है, मैं यहाँ तक चले जाऊँगा। पर वो जाना एक दिन थोड़ी है, वो 3-4 महीने रेगुलर जाना है। तो क्या आप वहाँ तक जा पा रहे हो कि सबसे पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकलिटी, कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन तक आप अप्रोच कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पाए तो कोई और रास्ते निकल सकते हैं वहां तक जाने के। तो पहले तो वो हो गया। ठीक है। दूसरा अगेन सिमिलर पॉइंट जो अपन ने कोचिंग में देखे थे, फिर अगेन अपने नोन लोगों से बात करिए। अब आपके नोन में ना एक और चीज जुड़ चुकी है, वो है इंस्टीट्यूट। मतलब जब आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे थे तब आपके में ये नहीं था। अब आप लेकिन जब आप जॉब सर्च करोगे तो आप इंस्टीट्यूट से भी एक रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर उनके पास अगर कोई रेफरेंस है या वो कोई गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। बट शर्त ये कि वो उनकी गारंटी नहीं लेंगे। बट हाँ, आप अगर एक अच्छे कैंडिडेट हो, अच्छे कैंडिडेट का मतलब है आपके अंदर एक विलिंगनेस है कि आप सीख सकते हो काम को, आप अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे तो आप जहां से आ रहे हो रेफरेंस, उसको भी आप रिप्रेजेंट कर रहे होगे कहीं ना कहीं। तो आपको भी थोड़ा डिजर्विंग बनना पड़ेगा। तो वो इंस्टीट्यूट भी आपको सपोर्ट करेगा, 100% करता है। तो उनसे आप गाइडेंस लीजिए। इसको और स्पेसिफिक करते हैं। ठीक है। हमारे पास 3 ऑप्शन है। ठीक है। पहला ऑप्शन है एक बिग फर्म यानी टाटा बिरला अपन ले सकते हैं। तो बिग फर्म एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है ग्रोइंग स्टार्टअप, और तीसरा एक सीए फर्म। ठीक है। सैलरी सबसे ज्यादा बिग फर्म दे रहा है 20,000 रुपए। ठीक है। स्टार्टअप 15,000 दे रहा है और सीए फर्म 8,000 दे रहा है। 8,000 वाले को चुनिए। क्यों? पैसा तो कम मिल रहा है, कैसे घर कैसे चलेगा मेरा? अरे घर का ये है कि घर आप सिर्फ प्रेजेंट सिनेरियो देखना चाह रहे हो कि आप लॉन्ग टर्म वैल्यू देखना चाह रहे हो, वो आप पहले डिसाइड कर लो कि आप सपोज से आपको अगर अभी 15 या 20,000 मिल रहा है तो 15-20 हो कितना होगा, 25 होगा, मैक्स टू मैक्स 30 जाएगा। अगर आप वहीं तक रहना चाह रहे हो, ये भी विजन साथ में लीजिए। आप खाली करंट सैलरी मत देखो। अच्छा, एक चीज आप सोचो कि क्या वो बेवकूफ है कि इधर एक जगह 8 मिल रहा है और वो 25, इतना गैप है क्यों? पहले अपने कॉमन सेंस को लगा के एक बार सोचिए कि 8 और 25 का गैप क्यों है। पहले आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको 25 पे बांधना चाह रहा है। तो वहां तक बांध दिया, फिर उसको 30 तक लेके जाएगा, बात खत्म। बट 8 वाले के पास जाओगे तो जो नॉलेज का स्पेक्ट्रम है, जो रेंज है, वो बहुत ज्यादा है। फिर वहां आप जब सीखने जा रहे हो तो वहां से फिर आप और ज्यादा, मतलब 2x 3x 5x, फिर वो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करेगा। मतलब अगेन विलिंगनेस टू लर्न पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वहां पे चीजें तो फिर वो जो 25,000 दे रहा है ना, उसका भी काम यहीं आ रहा होगा। तो वहां से आप सीख गए, फिर वो वैल्यू आप जब वहां ले जाओगे तो आप नेगोशिएट कर सकते हो। यू हैव द पावर टू नेगोशिएट। वो आपको इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा, पावर टू नेगोशिएट। वो फिर आप यहीं से सीख रहे होगे। अक्सर ये चीज सही कह रहे हैं सर। हमने भी स्टूडेंट्स को लेकर ज्यादा ये देखा है कि सीए फर्म में काम करने को लेकर स्टूडेंट बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि नहीं सीए फर्म में काम करना है। हाँ, सैलरी को लेकर थोड़ा सा रह जाता है। बट फिर हम लोग अक्सर जो अच्छे मेंटर्स होते हैं वो पुश करते हैं कि नहीं, सीए फर्म में जाओ तो तुमको सीखने को मिलेगा, सैलरी तो देखो बेटा बाद में कमा लोगे। अब यहाँ एक दिक्कत बहुत ज्यादा होती है कि जब वो सीए फर्म में जाता है तो अक्सर होता है कि जो
फ्यूचर को लेके इतना नहीं सोचते हैं, वो 15 दिन में वापस आ जाते हैं, अरे सर सीए कुछ सिखा ही नहीं रहे। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ है कि कभी कोई कैंडिडेट आया, आपको लगा अच्छा, उसको भी लगा अच्छा, लेकिन 15 दिन में वो जो है एकदम परेशान हो गया इस चीज को लेके, आपसे आपके जूनियर से बात कर रहे हैं, कुछ सीखने नहीं मिला जाता ऐसा कुछ है रहता है। क्योंकि सर देखिए वो जो है वो यंग एनर्जी, उसको वो सोचता है कि सब चीज मतलब उसका ऐसा सर ऐसा खोलूं और पूरा सर फिट कर दूं, वन शॉट हार्ड ड्राइव लगा दी और खत्म हो गया। बट वो लर्निंग ऐसे थोड़ी आती है, वो टाइम टू टाइम आती है। जैसे मान लीजिए हर चीज का एक ईयर ऑन ईयर जैसे कैलेंडर बना हुआ है कि कौन से मंथ में कौन सा काम होगा। भाई जो काम जुलाई में होने वाला है मैं आपको जनवरी में नहीं सिखा सकता, उसके लिए आपको जुलाई तक का पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज ये होती है अकाउंटिंग लाइन में क्या कंप्लायंस का एक टाइम टेबल होता है कि कौन सा काम कौन से मंथ में होगा, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा ना भैया कि वो काम ही जब उस समय आएगा तो वो उस समय सिखाया जाएगा पहला। तब तक आपका ना वो बेस बना रहा है वहां तक पहुंचने के लिए। देखिए ऐसा कोई उसका गलत इंटेंशन नहीं है, क्योंकि आप अच्छे से काम करोगे, आउटपुट ज्यादा आएगा तो फायदा किसका, आपका भी है और फर्म का भी है। तो आपका एक बेस बनाया जा रहा है और उस बेस को आपको सीरियसली लेना चाहिए। वैल्यू बहुत ज्यादा मिलेगी आपको, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी शुरू में, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। फिर उस एक्सपीरियंस को आप कन्वर्ट कर सकते हो मनी के टर्म्स में। तो कोई सीए ऑब्वियस कोई टीचर तो होता नहीं है कि आपके बगल में वो बैठ के आपको सिखाएगा। भाई अक्सर हम तो ये कहते हैं कि अगर आप 8 घंटे की वहां पर सैलरी उठा रहे हो तो ये सोचो कि 8 घंटे का भी तुमको अगर 10,000 भी मिल रहा है। सीखने वाली से जो आप बात कर रहे हैं ना, उसमें सबसे अच्छी पॉइंट ये हो सकती है कि मैं अपनी लाइफ में ना फ्री टाइम जो शब्द है उसको मैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग मानता हूँ। क्योंकि आप जो इवॉल्व होते हो ना वो फ्री समय में होते हो। जब आप बिजी हो तब तो आप बिजी हो, आप एक लेबर की तरह काम कर रहे हो, कोई भी है, मतलब मैं हूं, आप कोई भी हो, तब तो वो एक लेबर की तरह तड़फड़ काम करेगा। जब वो फ्री है तो रेदर देन 4, 5, 10, 15 किलोमीटर की स्क्रॉलिंग, ठीक है, वो जब घुस जाता है इंसान, उससे बेटर है कि ये देखना चाहिए कि बाजू में जो इंसान काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है, उसकी स्किल्स क्या है, बाजू में बैठ के ऑब्जर्वेंस रखे वो। सी लाइफ में अब जब आप स्कूल से बाहर निकल चुके हो तो लर्निंग मेजोरिटी आपके ऑब्जर्वेंस, शांत मन से आप ऑब्जर्व करो अपने आजू बाजू। जैसे मान लीजिए उस फर्म में 10 और लोग आपके लेवल पे, तो 10 आपको कुछ ना कुछ सिखा देंगे। तो सिर्फ आपको सीए से नहीं सीखना, बाकी लोगों से भी सीखना है। प्लस फ्री हो, आप देखो पेपर्स कैसे बना रहे हैं सामने वाला, जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन ड्यूटी का करंटली पार्ट ना हो, बट जैसे आपने बोला कि वो प्याज वाला एग्जांपल दिया, वो यहाँ पे रिलेट हो रहा है कि आप और भी चीजें देखो वहां पे कि आप दूसरे का भी गैप फिल कर पा रहे हो, सो दैट विल डू गुड विद यू। अभी सुबह हम लोग अब कुछ आंकड़े देख रहे थे, इंडिया में जो अभी करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 10.5% है, ठीक है। जबकि अगर आप जॉब की बात करें, क्योंकि ये बड़ा इरिलेवेंट लगता है, मतलब हर जगह मैं तो ये बोलता रहता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट एक मिथ है। आप किसी भी बिजनेसमैन के यहाँ चले जाइए, बीइंग अ सीए अभी एक बिजनेसमैन प्रोफेशनल है, आपके यहाँ भी स्टाफ की कमी होगी, हमारे यहाँ भी है। तो आप 10 जगह चले जाइए, 10 में से 8 के यहाँ स्टाफ की कमी है। और ऐसे स्टूडेंट्स भी है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है जिनको जॉब चाहिए, ठीक है, लोग हैं। तो क्या लगता है ये गैप क्यों बन रहा है? तो देखिए गैप का रीजन प्रोबेबली ये हो सकता है, देखिए कोई एक शॉर्ट आंसर तो नहीं है, बट प्रोबेबली एक फिट की बात होती है। फिट का मतलब ये हुआ कि आपका टारगेट कुछ और है, ठीक है, लेकिन आप रास्ता कुछ और, मतलब आपको जाना मुंबई है लेकिन आप रास्ता दिल्ली का देख रहे हो, तो आप मुंबई कैसे पहुंचोगे? मुंबई जाना तो मुंबई का रास्ता समझो ना जी, तो वहां से आपको कुछ ना कुछ बिल्ड हो पाएगा। आप जहां जाना चाहते हो एक बार आप समझ लो कि उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या आप वो रिक्वायरमेंट जेन्युइनली फुलफिल कर रहे हो। ये मत समझिए कि गवर्नमेंट का ठेका लेके रखा है कि आपका जॉब दिलवा देगा, कोई आएगा आपका हाथ पकड़ के चल भाई चल तेरे को मैं ये जॉब दिलवा रहा हूँ, वो आप ऐसा अंडरमाइन करके बैठे हुए हैं। इसलिए वो दिक्कत जा रही है काफी लोगों को, वो फिट नहीं समझ पा रहे हैं कि वो वहाँ फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और फिट होने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, दैट इज नेसेसरी। मतलब कहाँ सीखना है, कैसे सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर। ऑब्वियस है कि कोई किसी को जॉब नहीं दे सकता, ये जो एक बहुत बड़ा रहता है ना कि जॉब गारंटेड मॉड्यूल्स रहते हैं, बहुत जगह जॉब गारंटेड मॉड्यूल्स में रहता है कि स्टूडेंट को ये लगता है कि यहाँ गए तो जॉब तो मिल ही जाएगी। अच्छा चलिए, जॉब मिलने पे एक मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ। सपोज से मेरी टीम साइज 4 है, रिक्वायरमेंट भी 4 है, ठीक है, तो मैं तो चाहता हूँ कि 4 की जगह 6 लोग भी रहें, क्योंकि बाकी दोनों जब गायब रहेंगे तो जहां रिक्वायरमेंट 4 है वहां मैं खुद चाह रहा हूँ कि 6 लोग रहें, तो मैंने तो एक्स्ट्रा डिमांड, सरप्लस डिमांड क्रिएट की। वैसा हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि थोड़ी सरप्लस कैपेसिटी पे लोग रहें, तो चाहते हैं लोग कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, बट आपको भी वो फिट लेके आना पड़ेगा कि उतना स्टैंड बाय पे लोग आपके ऊपर रिलाई करें। अगर कैंडिडेट अच्छा है तो कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको अपने हाथ से जाने नहीं देगा, चाहे वैकेंसी हो या ना हो। मतलब
मिसमैच है यहाँ पर। हाँ, mismatch है। मिसमैच को हम लोग फोकस कर सकते हैं है। कि जो मेन हो रहा है कि बच्चे सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ सीख रहे हैं, लेकिन जो वो सीख रहे हैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को मैच नहीं कर पा रहे, और जो मैच कर रहे हैं वो अच्छी सैलरी पा रहे हैं। तो ये मिसमैच को लेकर जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो आप लोग इसके लिए हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि ये मैचिंग कैसे समझें, कैसे इंस्टीट्यूट को चुने, कैसे आप लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं ये समझने के लिए कि कहाँ कमी है, उस कमी को कैसे हम पूरा कर सकते हैं। सो आई थिंक बहुत सारी हमने बातें करी इस बारे में। आप फाइनली कुछ कहना चाहेंगे जो एस्पिरेंट्स है हमारे, जॉब एस्पिरेंट्स को हम लेते हैं, को कुछ कहना चाहेंगे, और एग्जाम आने वाले हैं तो उनके लिए कुछ सम अप करते चीज़ों को, सबसे बढ़िया देखिए, आपका एग्जाम आ रहा है, आप उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी से, बहुत मतलब लाइफ की पूरी ताकत आप उसमें लगा लो कि भैया ये लाइफ का मतलब एकदम बेस्ट टू बेस्ट आपको देना है इसमें। मतलब अगर आपका 100 का लेवल है तो आप वहाँ पे 150 दोगे, फिर एग्जाम जैसे देते हो उसके बाद आप पूरा एंजॉय करना ना जी। अभी आप बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ कि किससे बात करनी है, क्या करना है, वो सब छोड़ दो आप लाइफ में। अभी सिर्फ आपका रूम, खाना भी रूम में आना चाहिए, रूम में थाली ले लो, चुपचाप से 10 मिनट खाओ, 15-20 मिनट आराम करना करो, नहीं करना जैसा ब्रेक लेना लो, शांति से प्लान करिए चीज़ों को, प्लान करके एग्जीक्यूट करना चालू करिए। 12 का अगर एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है, तो वो आपको जो रिजल्ट है वो आपका लाइफ लॉन्ग कैरी होने वाला है, ठीक है, तो उसको आप 100% पूरी आप एनर्जी से निकालिए। जैसे ही वो कंप्लीट होता है फिर 10-15 दिन पूरी मौज मारनी है, पूरा मतलब अति मजा लेंगे, पूरा दिन रात जो करना है करो, सोना भी मत जाओ, ऐसे कराओ, ठीक है, उस समय करना जो करना है। फिर वापस अपने करियर मोड में जाना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये 11th वाली गर्मी की छुट्टी नहीं है, ये 12th वाली हो गई, तो इसके बाद यहाँ से आपका करियर शूट हो रहा होगा, तो थोड़ा सा उसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तब आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा वापस से काम आ रहा होगा। तो कोशिश करिएगा वापस इस वीडियो को उस समय भी देखें, तो आपकी आंखें और ज्यादा खुले, क्योंकि आप थोड़े फ्री रहोगे। अभी तो जो बच्चा अगर 12th के एग्जाम के साथ देख रहा है तो वो भी क्या दिमाग में उसका वो भी चल रहा होगा, तो वापस से एक बार देखने की कोशिश करें। तो बहुत अच्छी बात रही, साथ में पूरी टीम और दीपक सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और हम लोग आगे भी कुछ चीजों को लेकर पुरस्कार बनाएंगे, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड है दीपक सर। कोशिश तो अभी तो किसी एक चीज पर हम बात कर सके, बिल्कुल, बहुत जल्दी एक दूसरा पॉडकास्ट सर के साथ लेकर आएंगे, और एग्जाम होने देते हैं, एग्जाम के बाद मस्ती विद करियर कैसे लिया जाए उस पर भी आगे बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, और थैंक यू सर। इसी के साथ अलविदा, नमस्कार, धन्यवाद।